श्रवण के क्षेत्र में आज करियर बनाने के लिए युवाओं के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, लेकिन ये वो दौर था जब लोगों के घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम है निशा पंचवानी, आप देख रहे हैं यूसीएन विशेष। आज हमारे साथ अतिथि हैं किशन शर्मा, जो कि 1964 में एक विविध भारती में रेडियो अनाउंसर के तौर पर ज्वाइन हुए। आज उनसे मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनके लम्हों के बारे में, उनके करियर से जुड़े काफ़ी उतार चढ़ाव, इन सब के बारे में। हाल ही में उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ पुणे में, जिसे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जैन आचार्य पद्म भूषण डॉक्टर लोकेश मुनि, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर संजय चौरदिया, उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा चौरदिया के हस्ते विमोचन किया गया। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूसीएन के कार्यालय में। बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, आपके दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। सर, बात करेंगे आपकी जो ये पुस्तक है, ये आकाशवाणी है, एक उद्घोषक की संस्मरणात्मक आत्मकथा। इसके बारे में क्या पहलू आपने इसमें पिरोए हैं? पहलू मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा विषय शीर्षक में रखा है, एक उद्घोषक की संस्मरणात्मक आत्मकथा, तो जब मैं रेडियो में 28 साल रहा, आज से 32 साल पहले तक, आप सोचिए 32 साल छोड़े हुए हो गए, 28 साल रेडियो में रहा, तो उस जमाने में जो कुछ घटित हुआ वो कुछ दैवीय चमत्कार थे, और उन सब का उल्लेख मैंने इसमें किया है। जैसे कि आपने बताया, तब टीवी नहीं हुआ करता था और जो भी चीजें होती थी वो सब लाइव होती थी जी। आज हमारे पास टेक रिटेक लेने के कई विकल्प हैं जी। लेकिन तब जो होता था वो जो रहता था वैसा ही जाता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तब कैसी तैयारी रहती थी आपकी, कैसे आप काम? कुछ भी नहीं। अगर हमने तैयारी सोची तो दिमाग में बवंडर मच जाता था। हम चाहे लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू ले रहे हों, चाहे बिस्मिल्लाह खां साहब का ले रहे हों, खयाम साहब का ले रहे हों, राज कपूर साहब का, पहले से सोचना नहीं। सोचने बैठ गए तो एक टेंशन आ जाती है, अरे ये उस समय मैं और वो बात करने वाले हैं, बस मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उन्हें जवाब देना होगा, देंगे, नहीं देना होगा, नहीं देंगे। आवाज की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा का आपको नमस्कार जी। इस सफर तक इस पहुंचने से पहले आपका इसमें कैसे रुझान आया? रुझान अगर सच पूछिए तो बड़ा हास्यास्पद घटना है। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, खुर्जा, उत्तर प्रदेश, वहाँ गली गली में कुछ रिक्शा में या तांगे में एक स्पीकर और माइक्रोफोन लेके रोज आदमी गुजरते थे, चिल्लाते हुए, आज रात इस सिनेमा घर के रुपैले पर्दे पर देखिए ये फिल्म। और उसके पीछे पीछे लोग भागा करते थे, बच्चे दौड़ा करते थे, वो पर्चियाँ भी फेंका करता था। तो मुझे दिमाग में आता था, ये आदमी कितना महत्वपूर्ण है कि इसके पीछे इतने लोग दौड़ रहे हैं जी। तो मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे में उसी तरह चिल्लाया करता था, आज रात 9:30 बजे देखिए ये फिल्म। वो दिमाग में कुछ ऐसा चक्कर काटता रहा। एक दिन इच्छा हुई, आकाशवाणी के उस समय अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती थी, तो मैंने ऐसे ही प्रार्थना पत्र भेज दिया। लिखित परीक्षा हुई, उसमें पता नहीं कैसे मैं पास हो गया। उसके बाद वॉइस टेस्ट हुआ, स्वर परीक्षण, उसके लिए बुलाया गया, उसमें भी मैं पास हो गया। और उसमें बड़ी अजीब बात थी, मुझे आज तक याद है कि ऐसे ऐसे शब्द बोलने के लिए दिए गए थे जैसे इजाजत, सुशोभित। तो एक ही अलग अलग शब्दों के, अक्षरों के अलग अलग उच्चारण, वो हम कितने सही ढंग से कर सकते हैं, वो देखने के लिए पूरे के विशेषण, तो ऐसे शब्द दिए जाते थे। उसमें भी पास हो गया। उसके बाद साक्षात्कार हुआ। उस समय साक्षात्कार में जेसी माथुर साहब, ICS, वो आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल थे, वो थे। पंडित नरेंद्र शर्मा जी, वो विविध भारती के चीफ थे, वो भी थे। कुछ और 3 लोग थे। और ये दोनों, जेसी माथुर साहब और नरेंद्र शर्मा जी,
मूलतः खुर्जा के रहने वाले थे। तो देखिए एक अजीब उस समय मैं 17 साल का था, तो परिपक्वता नहीं थी कुछ भी जी, काफी कम उम्र। मैं इंटरव्यू रूम में गया और जाकर उन दोनों के चरण छूकर कहा, चाचा जी मैं किशन शर्मा, मैं भी खुर्जा का हूँ। मुझे जेसी माथुर साहब ने ऐसे घूर के देखा और जोर से चिल्ला के बोले गेट आउट। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये गेट आउट क्या हो गया। फिर वो दोबारा बोले आई सेड गेट आउट। बाहर निकल गया, बाहर आकर रोने लगा। थोड़ी देर के बाद नरेंद्र शर्मा जी किसी काम से बाहर आए तो देखा मैं रो रहा हूँ बैठ के, तो बोले मूर्ख, अंदर आके ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं खुर्जा का हूँ। तो कौन है क्या है, हमने तेरे से पूछा था क्या? अगर हम तेरे को तेरे गुण से भी चुन लेते तो लोग ये कहते कि ये खुर्जे वाला था, इन दोनों खुर्जे वालों ने इसे चुन लिया। कौन है तू, किसका बेटा है? तो मैंने अपने पिताजी का नाम बताया, डॉक्टर हीरालाल जी शर्मा। वो नाम सुन के थोड़ा सा रुक गए, बोले देख मैं कोशिश करता हूँ कि तेरे को दोबारा से अंदर बुलाऊं, लेकिन तूने बहुत गलत काम किया है। जी। साहब गलती हो गई। सबके इंटरव्यू होने के बाद मुझे फिर से बुलाया गया और तब मैंने किसी को नमस्ते भी नहीं किया, अंदर जाके गर्दन झुका के बैठ गया कुर्सी पे। तब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और इंटरव्यू में मुझसे ये कहा गया कि हम तुम्हें मान लो चुन भी लें एक अनाउंसर के रूप में, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हें दिल्ली में रखा जाएगा? हम तुम्हें कहीं भी भेज सकते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे तो नौकरी करनी है, आप मुझे जंगल में भी खड़ा करके बोलेंगे कि कहो ये आकाशवाणी है, मैं कहूँगा मुझे नौकरी करनी है, मुझे जगह से मतलब नहीं है। वो जवाब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये वास्तव में उद्घोषक बनने के लिए आया है। लेकिन उस समय मुश्किल ये हो गई कि मेरा करीब आधे घंटे साक्षात्कार चला और उसके बाद जब उन्होंने सारे कागज़ देखे तो बोले तुम तो 18 साल के भी नहीं हो, कभी 6 महीने कम है, हम तुम्हें नहीं चुन सकते। तो मैं तो आसमान से फिर ज़मीन पर गिर गया। फिर उन्होंने आपस में कुछ बात की और बोले एक काम करो, हम तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं, जब 18 साल के हो जाओ तो वापस यहाँ आना, अगर कहीं जगह खाली हुई तो हम तुमको रख लेंगे, नहीं तो इंतज़ार करना। इस तरह मेरा चुनाव हुआ। एक 17 साल का बच्चा जिसने पहले ही ये रिजेक्शन फेस कर लिया था, संगीत की दुनिया में महारथी रफ़ी साहब, स्वर कोकिला मंगेशकर मैम, और इन सभी के साथ आपकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। अमीन सयानी जी, जिनको काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी पहचानी जाने वाली एक आवाज़ है विविध भारती में। कैसे इन सब के साथ आपके रिलेशन रहे हैं? देखिए मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि चूंकि मैं आकाशवाणी में था और विविध भारती में था तो मुझे सबसे मिलने में सहूलियत हो गई उस ज़माने में, क्योंकि उस समय मनोरंजन, सूचना, इन सब के लिए एक ही चीज़ थी, रेडियो। तो अगर मैं कहीं जाता था, संदेशा भेजता था कि विविध भारती का किशन शर्मा आया है, तो रुकवाया नहीं जाता था, अंदर बुलाते थे। तो लोगों को मेरे नाम की जानकारी थी। ये जो मुझे सीढ़ियाँ मिल गई रेडियो की वजह से, वो हर एक की किस्मत में नहीं होता। कहते हैं कि चलना फिरना तो बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन जो बोलने की शैली होती है, जो बोलने के संस्कार होते हैं, वो हमें आकाशवाणी से मिलते हैं। बोलना भी देखिए, सच में तो बोलना माँ सिखाती है, उससे पहले आदमी कुछ नहीं जानता, लेकिन वो शब्दों का उच्चारण बताती, वाक्यों को बनाना बताती है, कैसे लोगों से बात की जाए जी। ये दूसरों को सुन सुन के सीखना पड़ता है। शर्मा जी, आप कैसे इस क्षेत्र में आए, इस पर हमने अभी तक की बात की, अब इंटरव्यू को थोड़ा और आगे ले जाती हूँ। जरूर सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, आवाज़ की दुनिया में ये काफ़ी लोगों को मौके देती है एक करियर बनाने के लिए। आज के युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए कितनी आसानी हो, तब क्या चुनौतियाँ हुआ करती थी? देखिए उस समय चुनौतियाँ ज़रा ज़्यादा थी। आज चुनौतियाँ इसलिए कम हो गई हैं कि आदमी सुनता कम है, देखता ज़्यादा है। कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं जाता जी। कौन कैसा दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान जाता है। तो आज अच्छे चेहरे चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, लोगों के तरह तरह के फैशन होते हैं। हमें कोई कपड़ों के लिए नहीं जानता था, हमें लोग बोलने के लिए जानते थे। मैं कैसी ड्रेस पहनकर आया, कैसे जूते पहनकर आया, किस स्टाइल से चला, ये कोई नहीं देखता था। आज वो ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसलिए बड़े बड़े फिल्म स्टार आज एंकर बन गए। और उस ज़माने में अगर आप देखें तो जब दूरदर्शन भी शुरू हुआ था
तो मेरे साथी लोग थे, सलमा सुल्तान और बाकी सब लोग, ये आप देखिए एक अलग ही चेहरे रहते थे। जी। आज चिल्लाने वाला दौर हो गया है। मेरी आवाज ही पहचान है, बस लता जी का सदाबहार जी। गीत। तो मेरी आवाज़, मेरा अंदाज, जी। वो पहचान होती थी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा घोष वाक्य था, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा का नमस्कार। रेडियो मैन द किशन शर्मा ऐसे कहलाया जाता था। बिल्कुल सही बात। इससे सर मैं वाकिफ रखती हूँ। एक सवाल आपसे जो हमारे सब दर्शक भी कहीं ना कहीं जानना चाहते होंगे कि आवाज हमें गॉड गिफ्टेड मिलती है कि इसे तराशा जाता है? सच पूछिए तो मैं सबसे बुरी आवाज़ वाला हूँ, सबसे बुरी। ये आपका बड़ापन होगा। नहीं नहीं, लेकिन बोलने का अंदाज, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मैं रेडियो पे बोलता था, तो लोगों को रेडियो पे भी ऐसा लगता था कि ये आदमी मुझसे बात कर रहा है। तो आदमी वो का एक अपनापन आप जोड़ते थे। आकर्षण बनता था। अगर मैं ये सोच के बोलूं कि मैं किशन शर्मा, तो फेल हो जाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा मुझे। अमीन भाई ने अपना एक स्टाइल बनाया। उस समय आप सोचिए कोई साउंड प्रूफ एयर कंडीशन स्टूडियो नहीं होते थे, तो बाहर की आवाज़ें ना आए इसके लिए ज़ोर से बोलना पड़ता था। तो उनका स्टाइल वो हो गया, बहनों और भाइयों, अमीन सयानी का नमस्कार। ये उन्होंने अंदाज़ा बनाया और ये अंदाज ऐसा बन गया कि लाखों लोग अमीन भाई की नकल ही करने लगे दिन रात। वो उनकी महत्ता है, उनका वास्तव में एक योगदान है बड़े आभारा कि आज लाखों लोग अमीन भाई की नकल करते हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि विविध भारती को कई आपने ऐसे कार्यक्रम दिए जो पहचान बन गई हो विविध भारती के लिए? देखिए, मैंने तो क्या, जब से विविध भारती शुरू हुई उसके चीफ प्रोड्यूसर थे महान गीतकार साहित्यकार विविध भारती के चीफ पंडित नरेंद्र शर्मा साहब। उन्होंने ऐसी रूपरेखा बना दी थी, कार्यक्रमों के नाम भी ऐसे रख दिए थे, आज तक वो सारे नाम चले जा रहे हैं। मुझे उन्होंने थोड़ी छूट दी उस समय कि मैं छाया गीत, बेला के फूल, मधुमालती, भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम विशेष रूप से करता था। और मेरा छाया गीत, मैं अपनी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई है कि उस जमाने में भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सुना करते थे। ये लिसनर रिसर्च का रिपोर्ट था कि मेरा छाया गीत 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सुनते हैं। मैं हर हफ्ते इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि मैंने पिछला छाया गीत ये किया था, अब इसके आगे कहाँ जाऊँ। तो मुझे सोते जागते छाया गीत ही दिमाग में बना रहता था। भूले बिसरे गीत तो क्या होने चाहिए, बेला के फूल तो क्या होना चाहिए। रात को 11 से 11:30 बेला के फूल होता था कार्यक्रम। तो दिमाग में एक चीज़ आई कि ऐसे गाने रखो जो सुनने में बड़े मधुर लगें और आदमी को सुलाने में कामयाब हो। सर, 32 साल का वक्त हो चुका है, आपने इस करियर को छोड़ा है जी। जानना चाहूंगी कुछ आपके करियर से जुड़े हुए ऐसे लम्हे जो आज भी आपके लिए यादगार हैं। नहीं, मेरे जीवन की ऐसी क्या बात मैं बताऊं, क्योंकि मेरी उपलब्धि कोई नहीं। लोग जुड़ते गए, कुछ ना कुछ घटित होता गया। और जैसे मुझे एक सवाल किया गया कि साहब आप लता जी को कब से जानते हैं? जी। मैंने कहा आपका सवाल गलत है, मैं तो लता जी को 70 साल से जानता हूँ। लता जी मुझे कब से जानती है, सवाल ये होना चाहिए। वो मुझे 52 साल से जानती है, क्योंकि मैं तो जब से होश संभाला तब से लता जी को सुन रहा था, तो मैं तो जानता था। मैं तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जानता हूँ, इंग्लैंड की महारानी को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे तो वो लोग नहीं जानते ना। तो सवाल वो होना चाहिए कि मुझे कोई आदमी कब से जानता है। तो मैंने लता जी का इंटरव्यू लिया, और उस ज़माने में रीटेक नहीं होते थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मैंने कोई सवाल सोचे भी नहीं थे, उन्हें बताए भी नहीं थे। वो स्टूडियो में जाते जाते भी मेरे से बोली, किशन जी क्या पूछने वाले हो? मैंने पता नहीं, वहाँ जाके देखेंगे। और मेरे मुंह से पहला सवाल ये निकला कि लता जी, मैंने ऐसा सुना है, मुझे मालूम नहीं सच है कि गलत है, कि एक महिला तब संपूर्ण महिला होती है जब वो बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी और माँ बनती है। आपने अपनी आवाज़ से सारे रिश्ते निभाए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ रिश्ते रह गए हैं।
तो क्या मैं ये मानूं कि लता मंगेशकर अभी पूरी नारी नहीं बनी? कितना मुश्किल सवाल था पूछने वो। वाले के लिए मुझे मार भी सकती थी उस समय। ये सवाल बहुत मुश्किल है, पूछने वाले के लिए भी और जवाब देने जवाब। वाले के लिए। फिर वो बोले देखिए ऐसा है, कुछ रिश्ते ईश्वर तय करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होते। और वैसे मैं जिस परिवार में रहती हूँ सारे बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, मेरे भाई बहनों के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, मेरे जितने पड़ोसी हैं मेरे भाई बहन हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, वास्तविक जीवन में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें कमी नहीं मानती, क्योंकि जैसा आपने कहा मैंने आवाज़ से हर रिश्ते को जिया है। तो मैं उस गाने में, उस आवाज़ में अपना रिश्ता जी लेती हूँ। ये उनका जवाब था। लेकिन बाहर निकल के वो ऐसी बिगड़ गई मेरे पे, तुझे तो मैं देख लूँगी किशन। लेकिन तो ये कहीं ना कहीं यादगार लम्हा रहा होगा। रेडियो में जो काम करते हैं अनाउंसर के तौर पे विविध भारती में, उनमें एक खूबी होती है कि वे सामने वाले को पहचान लेते हैं कि ये कितना बोल पाएगा। इस बात में कितना वाकिफ है? खाना पकाने वाला चावल के एक दाने को देख लेता है और समझ जाता है चावल पक गया। वैसे अनाउंसर भी, और अनाउंसर ही नहीं, रेडियो के जितने कर्मचारी हैं वो भी एक चावल देख के बता देते हैं कि इसमें क्या होगा। वो कितना बोल पाएगा, कितना गा पाएगा, कितना बजा पाएगा, ये एक दाने से समझ में आ जाता है। हम मंच पे भी जब जाते थे, अब तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मंच पे मैं जाता था, कोई तैयारी नहीं होती थी। मेरा पहला वाक्य हर जगह वही होता था, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, किशन शर्मा का नमस्कार। और उतनी नज़र में मैं पूरी जनता को देख लेता था। अगर उन्होंने ताली बजाई मेरे नमस्कार कहने पर, तो मेरी समझ में आ गया जनता कैसी है। सर, आज के जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, आपको काफ़ी प्रेरणा स्रोत के तौर पे आपको देखते हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने काम किया हुआ है विविध भारती में। आज उनके लिए क्या विकल्प हैं, कैसा आप देखते हैं? क्या आज बहुत विकल्प है, बहुत ज़्यादा विकल्प। लेकिन विकल्प के साथ साथ उनकी लगन, उनका काम करने में तल्लीनता और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। लोग अगर केवल समय बिताने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में आएंगे तो वो नौकरी कर, और ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। और सेवा के साथ साथ ये कला है। इस कला को आप जितना सजाएंगे, संवारेंगे, ये उतनी अच्छी बनेगी। ईमानदारी हो, काम के प्रति लगन हो, समर्पण हो, और अपनी भाषा पर पूरा कंट्रोल हो। आप क्या बोल रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। जिन भाषाओं को आप नहीं जानते उनके शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सर, आखिरी सवाल मेरा आपके लिए होगा और ये इंटरव्यू को हम समाप्त करेंगे जी। जो आपकी किताब है जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है, इस किताब से युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी और क्यों ये किताब पढ़ी जाए? ये किताब आज से 32 साल पहले जब मैंने रेडियो छोड़ा, और उससे 28 साल पहले जब रेडियो में आया, यानी 60 साल, वो उस जमाने का जिक्र है। उस समय जो रेडियो था आज के रेडियो से बहुत अलग था। आज तकनीकी तौर पर इतना आगे बढ़ गए हैं कि अगर आज मुझे रेडियो के स्टूडियो में बैठा दिया जाए मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस ज़माने में जो काम करने का मज़ा आता था, लाइव रिकॉर्ड हम बजा रहे हैं, टेप हम बजा रहे हैं, बोल हम रहे हैं, क्या मज़ा आता था, एक जीवंत आदमी रहता था। आज चिल्लाने का दौर आ गया है, आज बात नहीं करते लोग। मैं तो खैर टेलीविज़न देखता नहीं, फिल्में नहीं देखता, रेडियो भी सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि अब कोई बोलता नहीं है, चिल्लाते हैं लोग। हमारे ज़माने में अशोक वाजपेयी साहब, देवकीनंदन पांडे साहब चिल्लाते नहीं थे। एक बिल्कुल ऐसा चलता था उनका बोलना कि कानों को अच्छा लगता था सुन के। अमीन सयानी साहब भले ही ऊंची टोन में बोलते थे, लेकिन उनका कितना अच्छा लगता था बोलना, प्रिय लगता था। तो वो दौर वो था जब आदमी सुनता था। और जैसा मैंने कहा, आज लोग सुनते नहीं, देखते ज़्यादा हैं। तो आदमी क्या और कैसे बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। मैं आपको 3 वाक़ये बताता हूँ जो इस किताब में मैंने उल्लेखित किए हैं। देवकीनंदन पांडे साहब बहुत बड़े समाचार वाचक थे एक ज़माने के, हम लोगों के भी वरिष्ठ। उनके पुत्र सुधीर पांडे टेलीविज़न के बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे। देवकीनंदन पांडे साहब बंद गले का कोट, अचकन जैसा, और
ढीला ढाला पजामा पहन के हमेशा आते थे। उनके घर में उतना सामान नहीं था जितनी किताबें थी, पढ़ते ही रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी समाचार में अपनी आवाज़ को ज़ोर से या दुख भरे टोन में या खुशी के टोन में नहीं रखा, एक जैसा। एक दिन वो माइक पर गए और उन्होंने कहा, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। ठहरिए, अभी समाचार आने वाले हैं, कुछ इंतज़ार कीजिए। तहलका हो गया आकाशवाणी में। मालूम पड़ा कि जिस चपरासी को समाचार बुलेटिन लेकर भेजा गया था, वो रास्ते में किसी से बात करने में खड़ा हो गया, और रेडियो में तो सेकंड का काम चलता था जी। तो वो कुछ सेकंड लेट हो गया। ये घबराए नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठहरिए, अभी समाचार आए नहीं है, कुछ इंतज़ार कीजिए। बाद में आ गए और लीजिए आप समाचार सुनिए। उसके बाद ये ऑर्डर हो गए कि कोई चपरासी या कर्मचारी नहीं, चीफ न्यूज़ एडिटर, मुख्य संपादक, वो समाचार बुलेटिन लेकर स्टूडियो में खुद हाजिर होंगे। एक दिन चीफ न्यूज़ एडिटर सरदार जी थे, उन्होंने कहा, क्या पांडे साहब, इतने साल हो गए आप एक ही सेंटेंस बोल रहे हो, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। अरे कभी तो कुछ बदलो यार। तो बोले, आज ही बदल देता हूँ, शर्त दावत होगी। बोले, आज ही होगी। इन्होंने माइक खोला, ये देवकीनंदन पांडे है, अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। और माइक बंद करके बोले, दावत। वो पैरों में गिर के बोला, महाराज न्यूज़ तो पढ़ो, दावत पक्की है। अब ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए, और ये देवकीनंदन पांडे है, अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए। इसमें कहीं कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन। उसके बाद एक आदेश निकला कि न्यूज़ रीडर अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, जो लिखा हुआ है वही पढ़ा जाएगा। तो एक दिन देवकीनंदन पांडे साहब समाचार पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, ये आकाशवाणी है, अब आप उर्मिला मिश्र से समाचार सुनिए। जी। पूरे आकाशवाणी भवन में तहलका हो गया कि देवकीनंदन पांडे को क्या हो गया, उर्मिला मिश्र का नाम कैसे ले लिया। बुलाया गया उनको डायरेक्टर जनरल के रूम में। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपने ये आदेश दिया है, जो लिखा है वही पढ़ना है, कागज़ में देख लीजिए, लिखा है, अब आप उर्मिला मिश्र से समाचार सुनिए। वो ड्यूटी पे नहीं आई, ज़रा सी देर हो गई, मैं पहले था ड्यूटी पे, उसके आने तक मुझे रुकना था। कागज़ में किसी ने करेक्शन नहीं किया, मैं तो कर नहीं सकता था, तो मैंने वही बोल दिया। वो डायरेक्टर जनरल ने हाथ जोड़ कर कहा, पांडे साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपना ऑर्डर वापस लेता हूँ, आप इतना चेंज कर सकते हैं। अब ये मज़े कहाँ आज के समय में हो सकते हैं। ये आकाशवाणी है, एक उद्घोषक की संस्मरणात्मक आत्मकथा। इस किताब का हाल ही में विमोचन हुआ है, जिसे लिखा है किशन शर्मा जी ने। टेक्नोलॉजी के इस युग में श्रवण क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जाना चाहिए, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इन सबको आज हमने जाना किशन शर्मा से। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए यूसी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।